रात के 8 बज चुके थे। रानी और विक्रम जयपुर सिटी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता भरी हुई मुस्कान फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। उन्होंने वहां जाकर एक डॉक्टर और नर्स के कपड़े चुराए और उसे पहनकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए थे। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये औरत वही है जिसके बारे में तुम बता रही हो? रानी ने फुसफुसाते हुए विक्रम से सवाल किया। हाँ यार, तू ये जानती है ना कि विक्रम की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो 1 किलोमीटर दूर से भी आदमियों की पहचान कर सकता है। विक्रम ने शेखी बघारते हुए कहा। सोच ले, अगर ये औरत वो ना निकली जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो देख लेना, तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी मैं। रानी दांत पीसकर किचमिचाते हुए बोली। आराम से वो दोनों बॉडी चुराने के बाद बेचकर पैसे कमा रहे थे, लेकिन सिंडिकेट की गोली लगने से उस समय मर चुके सिद्धार्थ की बॉडी चुराकर और उसके बाद फिर उसका इलाज करने वाले डॉक्टर की टैटू वाली बॉडी सिंडिकेट को बेचकर विक्रम ने अपनी और रानी की जिंदगी में जो आग बोई थी, उसका खामियाजा उन दोनों को ही भुगतना पड़ रहा था। अरुणाचल प्रदेश से भागते भागते वो लोग जयपुर मेंटल हॉस्पिटल तक आ गए थे, लेकिन वो भूत इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहा था। जिग्नेश ने उनकी बात सुनकर ये बात समझ ली थी कि ये लोग भगौड़े हैं, और उसने इन दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जिग्नेश के ब्लैकमेल से तंग आकर इन्हें जिग्नेश को मारना पड़ा था। जिग्नेश की हत्या करने के बाद उन्हें लगा था कि शायद वो अब चैन की नींद सो पाएंगे, लेकिन उसके बाद वहां आई पुलिस, 2 लोगों की मौत और बंकर से मिली हुई महिला ने रानी और विक्रम को यह संदेश दे दिया था कि अब ये जगह भी उनके लिए सेफ नहीं है। वो दोनों जयपुर सिटी के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आ चुके थे। इंस्पेक्टर ने उस महिला की सुरक्षा के लिए वहां पर 2 महिला सिपाही लगा रखा था। उन सिपाहियों को देखकर विक्रम और रानी थोड़ा सा डर गए थे। उन्हें लगा कि शायद वो पकड़े जाएंगे, लेकिन चूंकि वो डॉक्टर और नर्स के भेष में थे, इसलिए उन महिला सिपाहियों ने उन्हें रोका नहीं था। वो दोनों अंदर चले गए थे और जाकर जब वहां पर लिटाई हुई उस महिला से मिले तो रानी का माथा ठनक गया था। उस महिला की शक्ल माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड रिया माथुर से मेल खा रही थी। अरे बाप रे, ये तो सच में रिया माथुर के जैसी दिखती है। आवेश में आकर रानी की आवाज तेज निकल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वहां पर कोई उसकी बात का गौर करता कि विक्रम ने उसका मुंह पकड़ लिया था। धीरे बोलो, वरना वो दोनों अंदर आ जाएंगी। विक्रम रानी को चुप कराते हुए बोला। कौन है ये? रानी ने हैरान होते हुए सवाल किया। जहां तक मुझे लग रहा है ये रिया माथुर की माँ है, और ये बात उसे पता नहीं है, और अगर पता भी होगी तो जरूर वो ये बात दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है। विक्रम गंभीर चेहरे के साथ अपने सामने पड़ी रिया माथुर की माँ को देखते हुए बोला। वो सच में रिया माथुर की माँ देविका रानी माथुर थी, लेकिन दुनिया की नजर में मरे उन्हें 25 साल हो चुके थे। फिर आखिर में वो यहाँ कैसे पहुंच गई थी? तुमने इसको देखा कैसे था? रानी ने विक्रम की ओर देखते हुए सवाल किया, और उसका सवाल सुनकर विक्रम ने कुछ देर पहले घटी घटना रानी को बताना शुरू कर दिया था। जब इंस्पेक्टर देविका रानी माथुर को ऊपर लेकर आया था तो सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। मानव स्वभाव होता है कि भीड़ देखकर हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जब वहां पर ये शोर मचा कि एक अनजान औरत मिली है जो कोमा में है और उसके बारे में कोई बता नहीं पा रहा है, तो जिज्ञासावश विक्रम भी वहां पर चला गया था। जैसे ही उसने देविका रानी माथुर का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए थे। रिया माथुर से उनका चेहरा मिलता देखकर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। उसके बाद विक्रम ने रानी को जाकर ये बात बताई थी और अपनी बात कंफर्म करने के लिए रानी के साथ हॉस्पिटल से भाग निकला था। रानी और विक्रम उसको वहां से उठाकर ले जाने का प्लान करने लगे थे ताकि वो रिया माथुर को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन तब तक वहां पर कपड़े चोरी होने का शोर मच गया था। कपड़े चोरी होने की बात सुनकर उन सिपाहियों के मन में अचानक से शक उत्पन्न हो गया था कि कहीं ये दोनों ही तो नहीं। और जब उन्होंने वहां से बाहर निकल रहे रानी और विक्रम को रोकने की कोशिश की तो वो दोनों खिड़की से कूदते हुए भाग निकले थे। उनको भागता देखकर अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से फरार हो चुके थे। इंस्पेक्टर को जब ये बात पता चली तो उसने वहां पर और सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश दे दिया था। रानी और विक्रम
वहां से गलियों के बीच में भागते हुए जा रहे थे। भागते भागते जाकर वो खाली पड़ी दुकान में घुस गए थे। भागने की वजह से रानी और विक्रम दोनों हांफ रहे थे। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद रानी ने विक्रम से सवाल किया, उन पुलिस वालों ने भी हमें देख लिया है, अब हम क्या करेंगे? रानी घबराई हुई आवाज में बोली, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने वहां से भागते समय रिया माथुर की मां देविका रानी माथुर की तस्वीर निकाल ली थी। अब उसके दिमाग में एक खुराफात उत्पन्न हो चुकी थी। उसने रिया माथुर के सेक्रेटरी अमन का नंबर ढूंढ निकाला था। उसने अमन का नंबर डायल कर दिया था। इधर विक्रम अमन का नंबर डायल कर दिया था और उधर रिया दिल्ली से ईटानगर निकलने के लिए तैयारी कर रही थी। रिया की फ्लाइट रात 9 बजे की थी, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। वो कैसे भी करके सिद्धार्थ के बारे में पता करना चाहती थी। अमन, तुम और लोबो दादाजी का ध्यान रखना, मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर रिया माथुर जैसे ही अपना ट्रॉली बैग लेकर वहां से आगे बढ़ी कि अमन का फोन बजने लगा था। अमन ने जेब से अपना फोन निकालकर देखा और जैसे ही उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने वहां से बाहर निकल रही रिया को आवाज देते हुए कहा, रिया मैम, 1 मिनट। अमन की आवाज सुनकर रिया रुक गई थी। रिया को रुकता देख अमन भागते हुए उसके पास पहुंच गया था। राजस्थान से फोन है मैम। इतना कहकर अमन ने फोन की स्क्रीन रिया की ओर घुमा दी थी और नंबर देखते ही रिया के चेहरे के भाव बदलते चले गए थे। बुद्धा मार्शल आर्ट्स के कैंटीन में करीब 1000 स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ था। वहां पर सब खाना खाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। स्टूडेंट्स लाइन में लग लग कर खाना ले रहे थे। सिद्धार्थ गुल्लू के साथ बैठा दूर से ये सब देख रहा था कि तभी एक लंबा चौड़ा स्टूडेंट वहां पर आ गया था। उसका नाम चांग था। उसकी उम्र तकरीबन सिद्धार्थ के ही बराबर थी। दिखने में वो कोई अमीर घर का लग रहा था। उस स्टूडेंट ने वहां रखी हुई एक थाली उठाई और लाइन तोड़कर आगे जाकर खड़ा हो गया था। साथ ही उसने एक दूसरे स्टूडेंट की थाली भी छीनकर फेंक दी थी। उसको ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। जब सिद्धार्थ ने ये चीज देखी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे, जब रणधीर प्रताप कबाड़ी वाला और उसके दोस्त भी सिद्धार्थ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करते थे। उसे वो लड़का बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी का रणधीर प्रताप लग रहा था। तुमने मेरी थाली क्यों फेंकी चांग? मैंने क्या किया है? उस स्टूडेंट्स ने चांग की ओर देखते हुए सवाल किया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू चांग से सवाल जवाब करेगा? इतना कहते हुए चांग ने एक पंच उस लड़के के सीने पर मार दिया था और वो लड़का दूर जाकर गिर गया था। वहां खड़े बाकी के स्टूडेंट्स तमाशा देख रहे थे। ये चांग का खौफ था या फिर कुछ और, लेकिन कोई भी चांग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया था। वो जैसे ही आगे बढ़ा कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया था। सिद्धार्थ का हाथ पकड़ने वाला भीखू था। उससे मत उलझो सिद्धार्थ, वो चाइना के मशहूर बिजनेसमैन शी जिनपिंग का पोता है। उसके बाप ने यहाँ मोटा डोनेशन दिया हुआ है, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता है। भीखू ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। भीखू के मुंह से चाइना का जिक्र सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा चौंक गया था। यहाँ चाइनीज स्टूडेंट भी हैं? सिद्धार्थ ने भीखू से सवाल किया। हाँ, यहाँ पर इंडियन कम फॉरेनर्स ज्यादा हैं सिद्धार्थ। वो क्या है ना कि यहाँ के लोगों को मार्शल आर्ट्स वगैरह की कद्र ही नहीं है, जबकि मार्शल आर्ट्स का जनक ही भारत है। भीखू ने दार्शनिक बनते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान भीखू पर कम चांग पर ज्यादा था। वो अब भी लोगों को परेशान कर रहा था और साथ ही साथ गर्ल्स स्टूडेंट पर अश्लील कमेंट्स भी पास कर रहा था। सिद्धार्थ को अब नहीं रहा गया और वो फिर से उस ओर चल पड़ा था। भीखू ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने भीखू का हाथ झटक दिया था। सिद्धार्थ उसके पास पहुंच गया था और चांग की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें पता है कि पैसों और शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। ये कब चले जाएं कुछ पता नहीं है। सिद्धार्थ के इतना कहने पर चांग ने सर उठाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। उसने सिद्धार्थ को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सिद्धार्थ से बोला, लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, तभी यहाँ पर अपनी मौत को दावत देने चले आए हो। चुपचाप निकल लो वरना उठाकर पटक दूंगा, मर जाओगे। चांग ने सिद्धार्थ को खुलेआम धमकी दे दी थी। उसकी धमकी देने के बाद सिद्धार्थ का चेहरा अचानक गंभीर मुस्कान से भर गया था। उसको मुस्कुराते देख चांग के तन बदन में आग लग गई थी। चांग पिछले 10 सालों से इस एकेडमी में था, लेकिन किसी ने उसके मुंह पर हंसने की कोशिश नहीं की थी।
सब जानता हूँ तेरे बारे में चांग। तेरे दादा शी जिनपिंग ने पर्स मारने से अपने बिजनेस की शुरुआत की और फिर उससे इकट्ठा हुए रुपयों से दारू बनाने का धंधा शुरू किया। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका धंधा चल गया। उसके बाद उसने अपने पार्टनर को मारकर उसके हिस्से को भी अपने में मिला लिया और कुछ ही दिनों में चाइना का लिकर किंग बन गया। कहते हुए सिद्धार्थ ने चांग की पूरी कुंडली निकालकर उसके सामने रख दी थी। सिद्धार्थ चांग के बारे में एक सांस में बोले जा रहा था और उनके सामने बैठा चांग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने हाथ में खाने का कौर लिया हुआ था। उसे न ये समझ में आ रहा था कि वो उस कौर को मुंह में डाले या फिर थाली में। बाकी के जो स्टूडेंट्स वहां पर थे वो चांग को देखकर हंस रहे थे। सिद्धार्थ के बात खत्म करने के बाद चांग ने अपना खाना नीचे रख दिया और उठकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ चला था। चांग को सिद्धार्थ की तरफ आता देखकर भीखू समझ गया था कि इन दोनों में जबरदस्त फाइट होने वाली है और इसलिए वो भागकर बीरेन को बुलाने चला गया था। सिर्फ भीखू ही नहीं, वहां पर खड़े सारे लोग यही समझ चुके थे कि अब चांग और सिद्धार्थ के बीच फाइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी चांग ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए थे। आखिर क्या किया था चांग ने ऐसा जिसने कर दिया था सबको हैरान? और क्या है देविका रानी माथुर के वहां पर होने का राज? क्या रिया के पास पहुंच चुकी है विक्रम की कॉल? और क्या आएगा इन बातों से सबकी जिंदगी में भूचाल? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।